वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, है ना। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस इन नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी एक ऑब्जेक्ट पे एक नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो कि अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद द नॉन जीरो वेलोसिटी। तो क्या उस ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है, ठीक है, कि उसकी वेलोसिटी एक नॉन जीरो वेलोसिटी से मूव करेगा। इफ यस, अगर पॉसिबल है, स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन। तो यानी वो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें ऐसा हो सकता है। तो आंसर जानने की कोशिश करते हैं। यस, इट इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी। यानी उसका नॉन जीरो वेलोसिटी ट्रेवल कर पाना पॉसिबल है व्हेन इट एक्सपीरियंसेस नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। जबकि उस पर एक नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा हो तब भी। इट इज पॉसिबल व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। यानी वो पहले से ही एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक। जब एक कारपेट को बीट किया जाता है, हिट किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, ठीक है, स्टिक से, डस्ट कम्स आउट। तो धूल जो होती है बेटा वो बाहर आ जाती है। एक्सप्लेन, ऐसा क्यों होता है, आप एक्सप्लेन करें इस चीज को। आंसर जानेंगे। बीटिंग द कारपेट, कारपेट को जब आप बीट करते हैं, एक्सर्ट ए फोर्स ऑन कारपेट, तो उससे क्या होता है, कारपेट पे एक फोर्स लगता है एंड द कारपेट मूव्स क्विकली। तो कारपेट क्विकली मूव कर जाता है उस पोजीशन से, while the dust particle stay in rest। जबकि डस्ट पार्टिकल जो पहले से रेस्ट में थे उनकी ये हैबिट हो चुकी थी, उनका ये इनर्शिया था और वो चाहते थे कि हम स्टे ही रहें, रेस्ट में ही रहें, ठीक है। तो वो रेस्ट में रह जाते हैं, है ना, और कारपेट मूव कर जाता है। सो द डस्ट पार्टिकल्स इमर्जेस आउट फ्रॉम द कारपेट। इसलिए डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं, कहां से, कारपेट से। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप। यानी कि आपने देखा होगा बस वगैरह के ऊपर, कार वगैरह के ऊपर कुछ लगेज रखा होता है, बहुत सारे बैग रखे हैं, सपोज करो छोटे बच्चों के बैग रखे हैं बहुत सारे, तो हम उसको रस्सी से क्यों बांध देते हैं। आंसर, फॉरवर्ड मोशन ऑफ ए बस एक्सर्ट ए बैकवर्ड फोर्स ऑन द लगेज। यानी जैसे ही बस अचानक से आगे मूव करती है तो क्या होता है, हम पीछे गिरने की कोशिश करते हैं, तो वो लगेज पीछे गिरने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। और व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड, और जब अचानक से ब्रेक मार दिए जाते हैं तो हम आगे, यानी कि जो भी लगेज वगैरह रखा है वो आगे गिरने के चांस उसके बढ़ जाते हैं, है ना। ब्रेक्स आर अप्लाइड, लगेज मे फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो आगे गिर सकता है, यानी पीछे और आगे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया। और ऐसा क्यों हो रहा है, इनर्शिया के कारण ऐसा हो रहा है बेटा, है ना। चलिए, व्हेन वी टाइड द लगेज, जब हम लगेज को बांध देते हैं, सारे छोटे मोटे लगेज को सबको एक कर देते हैं, मास बढ़ जाता है। द मास ऑफ एंटायर लगेज इंक्रीजेज। टोटल, है ना, मास जो होता है वो छोटे छोटे हिस्सों में जो बचा हुआ था वो एक हो गया, कंबाइंड हो गया, तो मास क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। एज द स्मॉल मास इज कंबाइंड इनटू ए बिगर मास। स्मॉल मास कंबाइंड हो चुके हैं बिगर मास में, है ना। इंक्रीज इज मास कॉजेज इंक्रीज इन इनर्शिया। मास बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, इनर्शिया बढ़ जाएगा। द लगेज में रिटेन इट्स पोजीशन नाउ। तो इस तरह से लगेज अब अपनी पोजीशन रिटेन कर पाएगा, वो उसी पोजीशन में बना रह पाएगा, तो मतलब गिरेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट, ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। एक बैट्समैन ने क्रिकेट की बॉल को बैट से हिट किया, तो वो क्या करिए, रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड, वो एक लेवल ग्राउंड पे लुढ़कने लगी, मतलब ग्राउंड में लुढ़कने लगी, प्लेन ग्राउंड पे, है ना। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ दूरी चलने के बाद द बॉल कम्स टू रेस्ट, बॉल जाके रुक गई। द बॉल स्लोस टू स्टॉप बिकॉज, तो कह रहा है कि वो गेंद रुक चुकी है, क्यों रुकी वो। आंसर, तो 4 MCQ, मतलब MCQ क्वेश्चन हो गया। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, कि बल्लेबाज ने गेंद को बहुत ज्यादा तेजी से नहीं मारा था इसलिए रुक गई। तो भाई तेज मारता है तो थोड़ी और दूर चल के रुक जाती है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। तो कह रहा है कि जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है, तो बात तो सही है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होती है, तो रुक क्यों गई भाई, ये तो बताओ, है ना।
चलिए तो ये ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। एक फोर्स है बॉल के ऊपर जो उसका मोशन का अपोज कर रहा है, यानी उल्टी दिशा में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिससे बॉल रुक गई होगी। तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल। तो कह रहा है कि बॉल पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है। सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट, इसलिए गेंद को रेस्ट में आना चाहती थी वो, ऐसा। तो ये ऑप्शन नहीं है बेटा, आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक स्टार्ट चलना शुरू हुआ कहां से? रेस्ट से। कहां से चलना शुरू किया? रेस्ट से। तो रेस्ट से चलना शुरू किया तो आप समझ चुके हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी स्टार्टिंग की? 0। रोल्स डाउन ए हिल्स, और वो क्या हुआ? रोल्स डाउन यानी नीचे की तरफ लुढ़कने लगा, नीचे की तरफ जाने लगा, विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। किससे? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली बेटा? वेलोसिटी उसकी बढ़ने वाली। क्या होने वाली है? वेलोसिटी उसकी बढ़ने वाली है, ठीक है। और 400 मीटर इन 20 सेकेंड। इट ट्रेवल ए डिस्टेंस, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 400 मीटर कितने में? 20 सेकेंड में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन बताइए। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। 7 टन है उसका मास, और कह रहा है 1 टन होता है, 1 टन इज 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या है। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 दी है, मास 7 टन दिया है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 7000 आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी चला है बेटा? 400। s की वैल्यू 400 मीटर, टाइम 20 सेकंड में चला है। आपसे फोर्स पूछा है। क्या पूछा बेटा? फोर्स पूछा है। चलिए जानते हैं। फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से s की वैल्यू रख देंगे बेटा 400, u की वैल्यू क्योंकि 0 हो चुकी है तो अब t की वैल्यू चाहे जो रख दिए, ये पूरा पोर्शन तो 0 बनने वाला है, प्लस हाफ a की वैल्यू निकालनी है, a पता नहीं है, और t कितना है? 20, और ये 20 का क्या है बेटा? स्क्वायर। ये 2 जो रखा है ऊपर रखा है ना। तो इस तरह वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 400, ठीक है। और ये 0 हो चुका है, इधर कितना हो चुका है? 0, ठीक है। तो अब आप जानेंगे 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा। देखो ये इधर 400 है और इधर कितना है? 20 का स्क्वायर करेंगे। क्या करने वाले हैं हम? 20 का स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? आप समझिए, ये आ जाएगा 400, उसका हाफ करेंगे तो 200। तो 400 इक्वल टू 200 a, यहाँ पे है ना, थोड़ा सा नीचे चला गया उसको, तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 400 इक्वल टू 200 a। क्या लिखा हुआ बेटा? 400 इक्वल टू 200 a। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 200 से कितने टाइम कट जाएगा? 2 टाइम्स। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ध्यान रखना है वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे छिप गया इसके नीचे, कोई बात नहीं है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। अब फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, F इक्वल टू m है। तो F की वैल्यू क्या रख दी बेटा? 7000, a की वैल्यू 2 रख दी, तो आंसर आ गया 14,000 न्यूटन, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14 किलो न्यूटन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो या यहाँ छोड़ना चाहे तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम, एक पत्थर है 1 किलोग्राम का, इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसको फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक। यानी एक लेक थी बेटा, है ना, वो जम चुकी है, तो उस पे ऐसे आपने फेंका तो उसके टकरा के आगे बढ़ रहा है, यानी फिसलते हुए जा रहा है उस पे। एंड कम्स टू रेस्ट, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है? वो रेस्ट में आ जाता है, मतलब कि वो रुक जाता है। किस में आ जाता है? रेस्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 थी, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट है, मतलब कि 0 हो चुकी है आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर चलने के बाद। तो आपको u दिया है, आपको v दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस भी दी हुई है, अब तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, राजा हो गए हैं अब तो। What is the force of friction between the stone and the ice? तो अब आपको बताना है आइस के, यानी कि लेक के ऊपर जो आइस सरफेस जम चुकी थी और स्टोन के बीच में कितना फोर्स लगा। तो देखिए सिंपल डाटा लिखते हैं। m की वैल्यू 1 किलोग्राम दी है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट में आ चुका है तो v मान लिया है 0, और डिस्टेंस कितनी चला है? वो 50 मीटर चला है, तो इसको हमने मान लिया है 50 मीटर। चलिए, और पूछा है आपसे फोर्स, तो हम जानते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी है। तो देखो बेटा, v फाइनल वेलोसिटी 0 थी, तो 0 का स्क्वायर भी करोगे तो 0 ही आएगा। u स्क्वायर, तो ये बेटा 2 जो लगा है ये क्या एग्जैक्टली स्क्वायर है, क्या बेटा? स्क्वायर है। तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s, ठीक। तो इधर बेटा 0 है, लेफ्ट हैंड साइड 0 है, ठीक है। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा,
2 इंटू 50 करेंगे तो 100A आ जाएगा। इस तरह से देखिए बेटा 100A है, 400 को दूसरी साइड ले जाएं तो 100A इक्वल टू माइनस के 400 आ जाएगा। इस तरह A की बात करें तो है ना 100 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स तो माइनस के 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन तो माइनस में आना ही था। अब देखते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि F इजिकल टू ma का फॉर्मूला होता है, वैल्यू रख दी, m की वैल्यू 1, 4 की ये -4 था तो आ गया माइनस के 4 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जैसे कि आप जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो इस तरह ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। तो देखो क्या कहा गया है इसमें, ठीक है, 5 डब्बों वाली एक ट्रेन है, इंजन का वेट है 8000, एक डब्बे का वेट कितना दिया है बेटा, ईच ऑफ 2000, एक डब्बे का वेट है 2000 किलोग्राम, सॉरी वेट कहेंगे मास कहेंगे, है ना। अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक, एक सीधे फ्लैट सपाट रास्ते पे चल रही है, इफ द इंजन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, तो भाई जो इंजन है फोर्स लगा रहा है 40,000 न्यूटन का, एंड द ट्रैक ऑफर ए फ्रिक्शन, और ट्रैक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 5000 न्यूटन का है, देन कैलकुलेट, तो आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है, क्या, द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स लगाना है, और द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, और क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन बताना है। चलिए नेक्स्ट, मास ऑफ इंजन, मास ऑफ इंजन 80,000 दिया हुआ है, सॉरी 8000 दिया हुआ है, 5 वैगन्स का मास तो एक का 2000 था, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 आ जाएगा। टोटल मास ऑफ द ट्रेन, तो यानी कि इंजन का प्लस वैगन्स का, तो ये आ गया 18,000 किलोग्राम, है ना, मास आ गया। अब बात करते हैं इंजन कितना फोर्स लगा रहा है, तो 40,000 लगा रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की दिशा में। फ्रिक्शन फोर्स हम जानते हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो अपोजिट माइनस साइन लगा दिया इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो भाई नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, जिसकी वजह से ट्रेन आगे जा रही है, वो फोर्स कितना है, तो आगे जाने वाला फोर्स 40,000 माइनस पीछे जाने वाला, तो नेट कितना बचा, 35,000 फोर्स बचा। चलिए तो ये आ गई वैल्यू। दूसरा, वी नो दैट एफ नेट, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम में हम जानते हैं, ठीक है, तो एफ की वैल्यू 35,000, मास 18,000 है, और ए एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो 1 2 3 1 2 3 कट्टम कट्टी खेल लिया हम लोग, तो 35 डिवाइड बाई 18 कितना आ गया बेटा, ये 35 है ना, ये कट जाएंगे, 35 डिवाइड बाई 18 आप डिवाइड करेंगे तो 1.94 के आसपास ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना, इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम, एक ऑटोमोबाइल का, गाड़ी का, व्हीकल का मास समझ लीजिए आप 1500 किलोग्राम है, 1500 किलोग्राम है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड, वो कह रहा है उस व्हीकल के और सड़क के बीच कितना फोर्स लगना चाहिए, इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप, अगर आप व्हीकल को रोकना चाहते हैं, गाड़ी को रोकना चाहते हैं, विद ए नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ, और एक्सेलरेशन नेगेटिव दिया है तो माइनस के 1.7 लेंगे, है ना। चलिए जानते हैं, मास दिया है 1500 किलोग्राम, फोर्स पूछा है, एक्सीलरेशन है माइनस के 1.7, सिंपल F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला लगा देंगे, तो F इक्वल टू एम इंटू ए, तो दैट्स वाई 2550 माइनस में आ जाएगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस, है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बताना है जिसका मास m हो और जिसकी वेलोसिटी क्या हो, v हो। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ना ये है ना ये है ना ये है, ये है राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा बेटा, mv इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी सीधी डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है 200 न्यूटन, वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट, हम चाहते हैं कि एक वुडन कैबिनेट, एक बॉक्स टाइप का है, ठीक है, अक्रॉस ए फ्लोर, उसको फ्लोर पे घसीटना चाहते हैं, मूव कराना चाहते हैं, एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक सेम वेलोसिटी से उसको मूव कराना चाहते हैं। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, अब आपको बताना है फ्रिक्शन फोर्स कितना, आप घसीटना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। चलिए आंसर देते हैं, एज देयर इज नो एक्सेलरेशन, क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हैं, सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द कैबिनेट विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स, यानी जितना फोर्स आप लगा रहे हैं मूव कराने के लिए, मिनिमम जितना जरूरी होगा, तो वही मिनिमम फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज माइनस के 200 न्यूटन ही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट, टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kg,
दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों का मास 1.5 kg 1.5 kg है, तो यहाँ पे हमने सिंपल लिख दिया m1 इक्वल टू 1.5 m2 इक्वल टू 1.5। ठीक है, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन क्या कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये ध्यान रखना है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, दोनों की स्पीड कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो पहले की 2.5 मीटर पर सेकेंड मान ली, अब दूसरे की क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए माइनस में 2.5 मीटर पर सेकेंड मान ली है ना। चलिए नेक्स्ट, बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक, ठीक है, अब कह रहा है कि है ना उससे कोलिजन जब हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन है ना, बिफोर द कोलिजन है ना, अब वो कह रहा है कोलिजन से पहले ऐसा ऐसा था, अब कह रहा कॉमा ड्यूरिंग विच दे स्टिक, अब कोलिजन के जब कोलिजन हुआ तो वो चिपक गए, एक साथ जुड़ गए, कनेक्ट हो गए। ओके, जब जुड़ गए कनेक्ट हो गए आफ्टर कोलिजन इनका मास दोनों का कैपिटल M हो चुका है, यानी जो कि m1 m2 के बराबर होगा, तो दैट इज m 1.5 दैट इज 3 किलोग्राम कंबाइंड मास हो चुका है। ठीक है, What will the velocity of the combined object? कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो बेटा u1 u2 दिया है, जो v1 v2 होता है वो दोनों वेलोसिटी एक हो चुके हैं तो वो v हो चुका है ना, और मास m1 प्लस m2 हो चुका है आफ्टर कोलिजन। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी जो थी 2023 में, तो एनसीईआरटी का नया क्वेश्चन है, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ करता था। चलिए जानते हैं सॉल्यूशन। तो भाई सीधे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग नहीं होंगी, कंबाइंड मास हो चुका है। वैल्यू रख दीजिए 1.5 2.5 1.5 माइनस 2.5 और इधर आ जाएगा 1.5 1.5 और ये आ गया वेलोसिटी v जो कि निकालना है। तो अब आप देखिए 1.5 इंटू 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 1.5 2.5 की मल्टीप्लाई करें तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, बस ये वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे से। तो इस साइड क्या बचेगा 0 बचेगा और इधर देखो 1.5 1.5 3, तो इधर बचा 3v, तो 3v की वैल्यू आ रही है 0, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, तो दैट्स वाई आंसर इज 0। नेक्स्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू है ना, अब ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो हमने सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं, चाहे न्यू एनसीईआरटी हो चाहे पुरानी एनसीईआरटी हो। चलिए, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं, पुश करते हैं, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस, तो ऑब्जेक्ट भी हमको धक्का देता है, पुश करता है, विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और वो भी बिल्कुल इक्वल फोर्स से और अपोजिट डायरेक्शन में। इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव ट्रक, लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम धक्का देने जा रहे हैं वो भारी भरकम ट्रक है, पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, जो कि सड़क के किनारे खड़ा है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, यानी हम कितना भी फोर्स लगा लें, कितना ही पुश कर लें, वो मूव नहीं करने वाला है। ठीक है, ए स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग, एक स्टूडेंट ने इसका आंसर जस्टिफाई करना शुरू किया और बता रहा है कि देखो ऐसा है, द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, तुमने उस पे फोर्स लगाया, उसने तुम पे फोर्स लगाया, तो दोनों इक्वल अपोजिट थे, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है ना, तो उसने कहा इसलिए वो मूव नहीं किया। कमेंट ऑन दिस लॉजिक, उसके इस लॉजिक पर आप कमेंट करें, एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव, और ये भी बताएं कि ट्रक मूव क्यों नहीं किया। तो न्यू एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। चलिए, द लॉजिक गिवन बाय द स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट, वो कह रहे हैं कि लॉजिक उनका जो दिया गया है स्टूडेंट के द्वारा वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज क्योंकि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैन कैंसिल आउट ओनली वेयर, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल तो कर सकते हैं, लेकिन कब, कंडीशन है when they are applied on the same body, एक ही बॉडी पर जब दोनों लग रहे हों in opposite direction, but the massive truck not move due to its higher inertia। तो भाई ये तो दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे थे, आप ट्रक पे लगा थे, ट्रक आग पे, तो अपोजिट अपोजिट हो गए थे। ठीक है, अब कह रहे हैं क्यों नहीं मूव कर रहा, द मैसिव ट्रक नॉट मूव, नहीं मूव किया ड्यू टू इट्स हायर इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया उसका ज्यादा था, मास ज्यादा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, A hockey ball of mass 200 ग्राम traveling at 10 मीटर पर सेकेंड, एक बॉल है, हॉकी से खेलने वाली बॉल है, उसका मास है 200 ग्राम और स्पीड है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, इज स्टक बाय ए हॉकी, उसको हॉकी से मारा जाता है, बॉल है ना ट्रेवल कर रही थी, उसको हॉकी से स्ट्राइक किया गया। ठीक है, हॉकी स्टिक, सो एज, स्टिक नहीं होगा स्ट्राइक होगा, है ना, क्या होगा बेटा स्ट्राइक, सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, मतलब बॉल आ रही थी लुढ़कते लुढ़कते, आपने हॉकी से, है ना, हॉकी सॉरी स्टिक, हाँ सही बात है, यहाँ पे स्टिक ही सही है, हॉकी स्टिक से उसको मारा उसी पाथ में, उसी डायरेक्शन में। ठीक है,
along its original path, फिर से वो उसी पाथ में जा रही है with a velocity 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल। तो आपने बॉल आ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, आपने हॉकी स्टिक से उसको मारा, वो उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक। तो अब कह रहे हैं कि उसका चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ वो आप काउंट कर दीजिए बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक की वजह से जो मारा था आपने, हिट किया था। आंसर, हॉकी स्टिक का मास है 200 ग्राम, ठीक है। हॉकी बॉल का मास कितना है 200 ग्राम। इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड ऑफ बॉल -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल स्पीड कितनी है, माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड है क्या, यहाँ पे गलत हो गया है ना, इसको माइनस के 5 कर लेंगे। कितनी दिए बेटा, 5 दिए, तो 10 की जगह क्या कर लेंगे बेटा, -5 कर लेंगे, है ना। देखो कितनी दिए हम, 5 मीटर पर सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए -5। चलिए, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज क्या हुआ, तो आप जानते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो 200 इंटू 10 -200 इंटू -5, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, है ना। तो देखो 200 दैट इज 10 + 5 दैट इज कितना आ गया, ठीक है। तो ये आ चुका है 3000 ग्राम इंटू मीटर, कितना 3000 ग्राम इंटू मीटर। तो आप किलोग्राम इंटू मीटर में करना चाहते हैं तो 3 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, ये ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड था, है ना, कहीं कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। चलिए, तो कितना आ गया बेटा, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 सेकेंड। तो सुनो बेटा, ऐसा है, कह रहा कि एक बुलेट है, गोली है, 10 ग्राम की है, कितने की है, 10 ग्राम की है, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, सीधी लाइन में जा रही है विद ए वेलोसिटी, और उसकी स्पीड दी है कितनी, 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो भाई बुलेट का मास 10 ग्राम दैट इज 0.01 kg हमने ले लिया, ठीक है। जिस वेलोसिटी वो जा रही थी यानी इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड नोट डाउन कर लिया। अब पूछा है कम्स टू रेस्ट, वो कह रहा है कि वो रुक गई, 0.03 सेकंड बाद रुक गई। तो रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है बेटा, देखो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 0, वो कितने टाइम में, 0.03 सेकंड। तो यानी आपको क्या दिया है बेटा, u दिया है, v दिया है, m दिया है, ठीक है, और टाइम भी दिया है, ठीक। अब क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट, यानी ये जो बुलेट यहां से आपने स्ट्राइक की थी, ये कितनी गहराई तक वुडन ब्लॉक में, लकड़ी का जो लट्ठा है ये, इसमें कितनी गहराई तक एंटर कर चुकी है, घुस चुकी है, धंस चुकी है ना, ये बताना है, ठीक है। इनटू द ब्लॉक। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, तो इस वुडन ब्लॉक ने इस बुलेट पे कितना फोर्स लगायागा, यानी आपको डेप्थ बतानी है, पेनिट्रेशन की डेप्थ बतानी है, क्या, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो यानी फोर्स बताना है आपको, ठीक है, और डिस्टेंस भी बतानी है आपको। चलिए बताने की कोशिश करते हैं। अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं आप, तो देखिए v इजिकल टू u + at, v 0 हो चुका है, u 150 है और t है 0.03 सेकेंड, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे बेटा, है ना, इस 150 है ये, तो 150 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा और 0.03 उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी a की वैल्यू आ जाएगी 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितनी आ गई, 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं कि भाई अभी उसने ये देखा था ये डिस्टेंस कितनी चली, ये जो डिस्टेंस है ये कितना ट्रेवल किया, इसके अंदर तक पेनिट्रेट किया, धंस गया ये। चलिए अब थर्ड इक्वेशन हम लगाने वाले हैं भाई, अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो आप जानते हैं v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 थी, 0 का स्क्वायर करेंगे तो कोई 0 ही आएगा, ठीक है। और बात कर रहे हैं u स्क्वायर, तो u की वैल्यू 150 थी, ये 2 जो लिखा है ये बेटा स्क्वायर है इसका, -2as, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो एक्सीलरेशन निगेटिव में आएगा, तो -2as, तो a की वैल्यू 5000 आ चुकी है और s डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक। तो अब हमने क्या किया, ठीक है, ये देखो बेटा इसको क्या करेंगे, 2 × 5000 करेंगे तो 10000 आ जाएगा, और ये माइनस क्या उधर जाएगा तो प्लस, तो s की वैल्यू आ जाएगी 150 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10000, तो कैलकुलेट करेंगे हम 2.25 मीटर आ जाएगा, इतने मीटर तक अंदर चली जाएगी। फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक, लकड़ी ने के लट्ठे ने कितना फोर्स लगाया, तो भाई बुलेट ने जितना फोर्स लगाया होगा लकड़ी के लट्ठे ने उतना फोर्स लगाया, बट अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए तो F इजिकल टू m में हमने लगा दिया 0.01 इंटू माइनस के 5000, तो वैल्यू आ चुकी है बेटा क्या, 50 न्यूटन, कितना फोर्स आ चुका है, 50 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलोग्राम है, तो लो भाई ऑब्जेक्ट का मास 1 kg लिख लिया।
ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन ये किस में चल रहे हैं, एक सीधी लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड स्पीड। तो इनिशियल जो वेलोसिटी है बेटा u1 हमने मान लिया कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड स्पीड ये टक्कर कर गया किससे, एंड स्टिक, टकरा गया और चिपक गया, यानी दोनों गोले दोनों ऑब्जेक्ट एक हो गए, है ना। चलिए, टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम, किससे, एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 5 किलोग्राम है और जो स्टेशनरी है। तो वुडन ब्लॉक का मास कैपिटल M मान लिया 5 kg है। वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट, तो भाई वो रेस्ट में था, तो ये ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट की कितनी हो गई वेलोसिटी, 0 इनिशियल वेलोसिटी। चलिए अब कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम बिफोर द इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। तो टोटल मोमेंटम बताना है टकराने से पहले और टकराने के बाद। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट, तो जब दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइंड हो चुके हैं तो उनकी फाइनल वेलोसिटी बता दीजिए। तो चलिए बेटा क्या करने वाले हैं, देखो भाई, कंबाइंड मास आफ्टर स्ट्राइकिंग, टकराने के बाद मास कितना हो चुका, चिपक चुके हैं, तो 5 + 1 6 kg हो चुका है। टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इंपैक्ट, कोलिजन से टकराने से पहले कितना इंपैक्ट हो जाएगा, तो mu1 + mu2, ठीक है। तो m1 था, m5 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, तो कितना आ गया बेटा 1 × 10, 10 किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड टकराने से पहले। अब टकराने के बाद डेफिनेटली भाई हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे तो सेम ही आएगा। चलिए, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास आफ्टर इंपैक्ट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मास आफ्टर इंपैक्ट, टकराने के बाद वेलोसिटी मान लिया b हो गई। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंपैक्ट दैट इज m + m × v इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो टकराने के बाद भी कितना हो जाएगा, देखिए 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड रहेगा। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लिख रहे हैं। तो लेकिन यहां से आप देखिए m + m × v को 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के इक्वल रख सकते हैं। तो m + m × v इक्वल टू 10, है ना। तो ये 6 हो गया, ये v हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 10/6, कैलकुलेट करेंगे तो 1.66 आ जाएगी। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। 100 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 6 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 8 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मास दिया है, u दिया है, v दिया है, टाइम दिया है। लो भाई, मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u दी है, फाइनल वेलोसिटी v दी हुई है और टाइम दिया है 6 सेकंड। सारी वैल्यू लिख देंगे, आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, यानी कि v की वैल्यू रखनी है बेटा, है ना। चलिए, m × u 100 × 5 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फाइनल m × v 100 × 8 800 किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा वो भी बता दीजिए। तो भाई अब तो F = mv - u / t, रियल फॉर्मूला बेटा यही होता है। F = ma लगा देते हैं, लेकिन एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v - u / t होता है। तो F ये हो गया बेटा, m की वैल्यू रख दी है, v - u फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, है ना, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। तो आप समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप सुनो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा, तो आप ये समझे बेटा, ऑब्जेक्ट ने कितना लगाया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने इतना लगाया v - u। अब यहाँ पे समझेंगे v - u का मतलब है, यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, 8 - 5 होना था। क्या होना था बेटा यहाँ पे 8 - 5, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। क्या होना था, 8 - 5 होना था, ठीक है। तो ये जो वैल्यू माइनस में आ रही है प्लस में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, प्लस में। तो 100 × 3, है ना, 5 - 8 या 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा, बस माइनस प्लस की गड़बड़ हो गई है, तो इसको सही कर लेंगे। 100 × 3, है ना, डिवाइड बाय 6, ये 6 डिवाइड में था, तो माइनस के 50 न्यूटन, तो कितना आ जाएगा, है ना। तो फोर्स एक्सर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे कितना लगेगा, 50 न्यूटन लगेगा। कितना लगने वाला है, 50 न्यूटन फोर्स लगेगा, तो वैल्यू सेम आएगी 50 न्यूटन, ठीक है। बस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जितना लगाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या लगाएगा, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो जो एक्सीलरेट हो रहा था, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर लग रहा है कि ऑब्जेक्ट लगा रहा है, तो इसमें बस प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाता है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अख्तर, किरण एंड राहुल, 3 लोग हैं, 3 स्टूडेंट समझिए। वर राइडिंग इन ए मोटर कार, तो ये क्या है, मोटर कार में राइड कर रहे हैं, है ना, कार चला रहे हैं। दैट वाज मूविंग विद ए हाई वेलोसिटी, जो कि बहुत तेज स्पीड से चल रही थी, ऑन एन एक्सप्रेस वे, एक एक्सप्रेस वे मतलब कि हाईवे टाइप का है।
व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड, एक इंसेक्ट मक्खी मच्छर कुछ रहा होगा, ठीक है, तो वो आके उनकी विंडशील्ड मतलब कि आगे वाला जो शीशा है उससे आके टकराया, एंड गॉट स्टक ऑन द विंड स्क्रीन, और सामने वाली वो शीशे पे उस पे चिपक गया, विंड स्क्रीन पे चिपक गया। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डिंग, भाई अचानक से कोई चीज आ जाए तो पॉन्डिंग, परेशान होने लगेंगे ओवर द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को देखते हुए। किरण सजेस्टेड दैट, किरण ने सजेस्ट किया द इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, कि भाई जो इंसेक्ट आगे टकराया है इसके मोमेंटम में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है एज कंपेयर टू द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द मोटर कार, है ना, यानी मोटर कार के मोमेंटम में जो चेंज हुआ उसके कंपैरिजन में इस इंसेक्ट का मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार, क्योंकि इंसेक्ट जो कि आराम से 2-4-5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा था, उसकी स्पीड अचानक से भाई कार से चिपक गया, तो कार की स्पीड मान लिया कार 80 से जा रही तो 80 हो गई, तो बहुत वेलोसिटी में चेंज हुआ, इसलिए इसके मोमेंटम में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है ना। अब अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद ए लार्जर वेलोसिटी, कह रहा है अख्तर कि भाई कार की मोटर कार जो है वो ज्यादा तेज वेलोसिटी से चल रही थी, इट एक्सर्टेड लार्जर फोर्स, इसलिए उसने ज्यादा फोर्स लगा दिया है ऑन द इंसेक्ट पे, एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, और जिसके परिणाम स्वरूप ये इंसेक्ट मर गया है, ठीक है। तीसरा राहुल था, भाई उसने भी अपनी राय देनी चाहिए। राहुल वाइल पुटिंग एन एंटायरली न्यू एक्सप्लेनेशन, राहुल ने अपनी दुनियादारी से हटके कोई नई चीज बताने लगा, क्या कहा, सेड दैट, उसने कहा बोथ द मोटर कार एंड द इंसेक्ट एक्सपीरियंसिंग द सेम फोर्स, दोनों के ऊपर बराबर बराबर फोर्स लगेगा, एंड ए चेंज इन देयर मोमेंटम, उनके मोमेंटम में भी सेम सेम चेंज होगा। कमेंट ऑन दिस सजेशन, तो भाई इन पे कमेंट करो, क्या सही है क्या गलत है, कितना सही है कितना गलत है, कुछ बताओ। चलिए बताते हैं। तो देखो भाई किरण ने जो सजेशन किया था पहले उसको ले लेते हैं। किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, किरण ने कहा था कि भाई इंसेक्ट के मोमेंटम में ज्यादा चेंज हुआ एज कंपेयर टू द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द मोटर कार के कंपैरिजन में, बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार, तो उसने ये कहा था। तो हम जानेंगे इसका आंसर क्या है। किरण स्टेटमेंट इज फॉलो, किरण का स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। एज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द कार विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट, जितना मोमेंटम चेंज कार में हुआ है, कार के मोमेंटम में चेंज हुआ उतना ही इंसेक्ट में हुआ होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। एज मोमेंटम बिफोर कोलिजन शुड बी मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि भाई हाँ ये कहता है परसेंटेज चेंज किस में ज्यादा हुआ है, तब तो हम मान सकते थे, है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात नहीं की गई है, केवल चेंज इन मोमेंटम कहा गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब अख्तर की बात पे आ जाते हैं। अख्तर ने क्या कहा था, अख्तर ने कहा था that the since the motor car was moving with a larger velocity, कार क्योंकि लार्जर वेलोसिटी से मूव कर रही थी, इट एक्सर्टेड लार्जर फोर्स, उसने ज्यादा फोर्स लगा इंसेक्ट पे, एंड एज ए रिजल्ट इंसेक्ट डाइड, इसलिए इंसेक्ट मर गया यानी मोटर कार ने ज्यादा फोर्स लगाया, उसकी बात ये थी। तो देखते हैं, बोथ ऑफ दीज विल बी अप्लाइंग सेम फोर्स ऑन ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे पे सेम सेम फोर्स लगाया है। एज एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं, बट ड्यू टू लेस मास ऑफ द है ना, लेस मास, क्योंकि लेस मास था कोमा, द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मोर ऑन इंसेक्ट, तो उस फोर्स का इफेक्ट इंसेक्ट पे ज्यादा हुआ है, सो द इंसेक्ट डाइड, इसलिए इंसेक्ट मर गया, ठीक है। अख्तर स्टेटमेंट इज पार्शियली, तो हम कह सकते हैं कि भाई फोर्स लगने के कारण वो मर गया, तो ये कुछ हिस्सा 10-20% हिस्सा थोड़ा सा ट्रू है, तो इसलिए हम इसको पार्शियली ट्रू मान सकते हैं। राहुल ने क्या कहा, राहुल ने कहा था while putting an entirely new explanation, उसने नई बात बताई थी, said that both the motor car and the insect experience the same force and change in their momentum, उसने कहा था मोमेंटम और क्या होगा, फोर्स भी सेम सेम लगेगा। यस, राहुल स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 मीटर? एक डम्बेल है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का है, ठीक है। तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा फर्श को अगर उसको 10 सेंटीमीटर की हाइट से गिराया जाए, ठीक है। टेक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, वो कह रहा है एक्सीलरेशन को डाउनवर्ड में 10 ले लेना। तो भाई देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है डंबल की, जब आसानी से ग्रेजुअली या आप कह लीजिए जेंटली ड्रॉप किया जाएगा तो u 0 है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ डम v पता नहीं है, निकालनी है।
मास ऑफ डंबल 10 किलोग्राम है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकंड स्क्वायर है ना। तो हम जानते हैं कि एस जो होती है वो हाइट के बराबर होती है 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाने वाले हैं, है ना। तो ये v2 नहीं है बेटा, v स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर समझा करें। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो u 0 है तो 0 ही आ जाएगा, प्लस 2s 2 इंटू a इंटू s, ठीक है। तो यहां से b स्क्वायर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16, v की वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर रूट लेंगे 16 का तो 4 आ जाएगा बेटा, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी पता चल चुकी है। अब चेंज इन मोमेंटम आप बता सकते हैं, तो मोमेंटम ट्रांसफर टू द फ्लोर कितना होगा भाई, जितना उसका मोमेंटम रहा होगा। तो mv माइनस यू दैट इज 10 इंटू 4 माइनस 0 कितना आ चुका है 40 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, कितना आ चुका है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इस तरह से आज का वीडियो आपने देखा, एनसीईआरटी के इस चैप्टर का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पूरा सॉल्यूशन आपने देखा। तो कैसा आपको लगा वीडियो, क्या एग्जाम पॉइंट व्यू से आपके हेल्पफुल है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना तो भूल ही ना जाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।